जय हिंद बच्चों। तो ये है अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 और ये प्रोजेक्टाइल का है लेक्चर नंबर 1। ठीक है। इससे पहले जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन 2D 3D के कॉन्सेप्ट्स कि मोशन इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन को कैसे डील करते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैसे अलग काम करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग कैसे अलग काम करते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग अलग काम करते हैं। ये हम लोगों ने देखा था 11th वाले लेक्चर में। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लो। और इसी का यूज है अपना यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो अगर मान लो कि कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे किसी बॉल को आपने थ्रो कर दिया, यू हैव प्रोजेक्टेड एनी बॉल विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से यू एट एन एंगल थीटा, तो ये इस पाथ पे चल रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया तो ये पाथ पे चल रहा है, यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये पाथ पे चल रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं कुछ एजम्पशंस। सो वी आर गोइंग टू टेक 3 एजम्पशंस। वी आर गोइंग टू टेक 3 एजम्पशंस। पहला क्या है भाई? पहला हम लोग मानेंगे कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है। सो व्हेन द बॉल इज इन एयर, ठीक है, वो बॉल हो सकता है, वो बुलेट हो सकता है। सो व्हेन द बॉल इज इन एयर, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एयर रेसिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं कि नहीं है। तो व्हेन द बॉल इज इन एयर, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड एजम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि स्मॉल जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो जब ये बॉल जब है मोशन में, ये जब मोशन अंडर ग्रेविटी के ये मूव कर रहा है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि थ्रू आउट दिस मोशन जो स्मॉल जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो अर्थ सरफेस के पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर मेंशन रहता है तो हम लोग 10 लेते हैं, नहीं मेंशन रहता है तो नहीं लेते हैं। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि थ्रू आउट द मोशन जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। जनरली आप क्या है कि पढ़ेंगे बाद में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कि स्मॉल जी की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाइट होता है तब जाके कंसिडरेबल चेंज होता है। कितना ज्यादा हाइट सर? तो ये हाइट जो है ये अगर कंपेरेबल टू होता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल अगर होगा तब जाके फिर स्मॉल जी में कंसिडरेबल चेंज होता है। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है सर? तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर्स। तो इसके कंपैरिजन में अगर एच होगा तब जाके स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है नियरली नियरली 8 पॉइंट समथिंग है, 8 किलोमीटर के आसपास। मैं नियरली 8 बोलता हूँ, ठीक है। 8 किलोमीटर कितना कम है? ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी कम है? ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लाइक नॉर्मल अगर आप बॉल वॉल फेंकोगे, स्टोन वगैरह फेंकोगे तो कितना ही हाइट तक जाएगा, ठीक है। या बुलेट ही फायर करोगे कितना ही हाइट तक जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है ना। तो आप मान सकते हो इस चैप्टर में कि स्मॉल जी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है हाइट के साथ, तो स्मॉल जी जो है वो हम लोग थ्रू आउट द मोशन ले रहे हैं कांस्टेंट। और तीसरा जो एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग वो ले रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल जितना दूर जा रहा है इतने पोर्शन के लिए यू कैन से कि यू कैन कंसिडर कि अर्थ इज ऑलमोस्ट फ्लैट। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो होता है वो कर्व्ड होता है। तो अर्थ जो है वो कर्व्ड होता है, राइट। एक सेकंड यार, आई मीन अर्थ का सरफेस कर्व्ड होता है ना। अ, तो अगर मान लो कि यार ये अर्थ है, अब यहां से मिसाइल फायर करेंगे, मान लो यहां से यहां जाएगा, तो काइंड ऑफ इतने बड़े रेंज के लिए हम लोग अर्थ को फ्लैट नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे अर्थ ये फ्लैट इसको नहीं मान सकते हैं। यहाँ से अगर प्रोजेक्ट मिसाइल फायर किया यहाँ पे जाके गिरा तो इसको थोड़ा ही फ्लैट मान सकते हैं। लेकिन हम लोग मिसाइल नहीं फायर कर रहे हैं भाई, अभी तो हम लोग नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अभी तो नॉर्मल स्टोन और बॉल वगैरह ही थ्रो कर रहे हैं। इवन बहुत ज्यादा से ज्यादा तो भाई आदमी की बात करें तो बुलेट फायर हो रहा है।
तो बुलेट फायर हो रहा है तो जितना दूर वो जाएगा, जितना उसका रेंज होगा, ये इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है। तो इतने दूर में वो अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम ही डिस्टेंस है ना, तो इतना पोर्शन को मान सकते हैं कि लाइक इतने स्मॉल पोर्शन के लिए अर्थ इज ऑलमोस्ट लाइक फ्लैट। तो ये हम लोग तीन एजम्पशन ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो प्रोजेक्टाइल पे बहुत सारा वीडियो बनने वाला है इनफैक्ट। ठीक है, वो सब मेनली थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड ही। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई एक बॉल को आपने थ्रो किया या बुलेट को फायर किया, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, मतलब ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, मतलब जिस लेवल से हमने फायर किया है ये बॉल, जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम ही लेवल तक आ रही है। ठीक है, तो जिस लेवल से फायर किया है उसी लेवल तक ये आ रही है। तो कितने वेलोसिटी से ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ठीक है। और एट एनी आर्बिट्ररी टाइम टी, वेलोसिटी कितना होगा, टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, पोजीशन क्या होगा किसी टाइम पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, मतलब ये पाथ का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग ये सब चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो, लेट अस से यू हैव थ्रोन अ बॉल with initial velocity u at an angle theta। तो ये बॉल इस पाथ पे चल रही है। अच्छा, ये जो है एक प्लेनर मोशन है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक प्लेनर मोशन है, मतलब ये मोशन जो है वो एक प्लेन में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है। तो जिस प्लेन में ये मोशन हो रहा है, मान लो हमने उसको एक्स वाई प्लेन मान लिया। क्या मान लिया उसको? एक्स वाई प्लेन मान लिया। तो एक्स वाई प्लेन मान लिया। ये प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहा है। टू डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन को कैसे डील करते हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 11 में पढ़े थे। कैसे डील करते हैं कि हम लोग एक्स वाला काम अलग करते हैं, वाई वाला काम अलग करते हैं। ठीक है। तो वहां पे बताया था ना हमने कि ये एक ऐसे ज्वाइंट फैमिली की तरह है जो कि बिल्कुल अपना अलग अलग हिसाब किताब रखे हुए हैं। तो वैसे तो देखने में ये लग रहा है ज्वाइंट फैमिली जैसा ही, एक्स और वाई का सब कुछ साथ में हो रहा है, बट एक्चुअल में हम लोग एक्स वाले काम बिल्कुल अलग करते हैं, वाई वाले काम बिल्कुल अलग करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो आप क्या करो यहाँ पे कि आप सबसे पहले एक खींचो लाइन। तो एक सबसे पहले एक लाइन खींचो, और लाइन के इस साइड में लिख दो आप, एक साइड में लिख दो एक्स और एक साइड में लिख दो वाई। मतलब एक साइड में आप सिर्फ एक्स वाले टर्म्स लिखोगे, एक साइड में सिर्फ वाई वाले टर्म्स लिखोगे, और देखते हैं कैसे काम होगा। अब देखो, एक्स है और वाई है तो हमें एक रेफरेंस डायरेक्शन मानना पड़ेगा कि हम लोग किधर पॉजिटिव मान रहे हैं। तो लेट अस से एक्स वाले में हम लोग इधर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, मान लो हम लोग इसी को पॉजिटिव मान रहे हैं, रेफरेंस। और वाई एक्सिस वाले में एक रेफरेंस मानना होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था कि भाई अपवर्ड को भी पॉजिटिव आप रेफरेंस मान सकते हो या डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, अपनी मर्जी। उसी के हिसाब से साइन बैठाना होता है। तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं अपवर्ड को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये मान लो अपवर्ड को हमने रेफरेंस पॉजिटिव मान लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जितनी भी चीजें आपको पता है उसके कंपोनेंट्स आप लिखो एक्स के अलोंग अलग, एक्स वाले साइड में, और वाई के कंपोनेंट्स अलग लिखो वाई वाले साइड में। जैसे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, तो आप इसके कंपोनेंट्स कर लो। ये जैसे इनिशियल वेलोसिटी पता है ना u, तो इसका जो x कंपोनेंट है, x के लॉन्ग जो कंपोनेंट है ये कितना आएगा, u cos थीटा। और y के लॉन्ग जो कंपोनेंट है ये कितना आएगा, u sin थीटा। तो हम लोग x के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको डिनोट करेंगे ux से, ux मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u अलोंग x एक्सिस। और ये जो y के लॉन्ग कंपोनेंट है u का, उसको डिनोट करेंगे uy से, सफिक्स y लगा देंगे, तो वो हो गया u sin थीटा। तो हम लोग इधर लिख लेंगे कि ux है u cos थीटा, और ये इस डायरेक्शन में है, और हमने इधर कोई पॉजिटिव माना है। एक्चुअल में ये देख रहे हो आप यहाँ पे कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमें ऐसा एक्स वाले में रेफरेंस मानने की जरूरत भी नहीं है, जो भी है वो इधर ही तो है। तो आप इसको डायरेक्टली
भी यू कॉस थीटा प्लस लिख सकते थे। वाई डायरेक्शन में जो यू वाई है वो यू साइन थीटा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमने अपवर्ड को ही पॉजिटिव माना है तो इसको लिखेंगे प्लस यू साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई, यू दिया हुआ है तो हमने लिख लिया। और एक बात बताओ कि और कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे? और कुछ पता है आपको? और तो सर क्या पता है, लाइक व्हेन द बॉल इज इन एयर तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg विच इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एयर रेसिस्टेंस हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग नेग्लेक्ट मान रहे हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना बॉल का, ठीक है, तो बॉल पे फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड्स, तो बॉल की जो एक्सेलरेशन होगी वो होता है फोर्स बाय मास। तो ये होगा mg डाउनवर्ड्स, ये बाई m, तो एक्सेलरेशन होगा z डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ निगेटिव y के लॉन्ग ही है, x के लॉन्ग तो कुछ है नहीं। तो हम लोग x के लॉन्ग इसका कंपोनेंट लिखेंगे जीरो, ax इज जीरो। और ay जो है वो है z डाउनवर्ड्स, तो हमने अपवर्ड को माना था पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड को लिखेंगे माइनस जी। ठीक है, देखो बॉल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है उससे मतलब नहीं है, थ्रू आउट द मोशन जो वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो थ्रू आउट द मोशन हमने देखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड्स ही होगा, और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो थ्रू आउट द मोशन हम लोग एक्सेलरेशन को माइनस जी ही लेंगे। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह में। बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो गया। अभी आगे क्या निकालें, आगे क्या निकालें? तो देखो ये जीरो जो है वो एक कांस्टेंट है, तो जीरो एक कांस्टेंट है, और ये जो माइनस जी है ये भी एक कांस्टेंट है। हम लोग तो मान रहे हैं स्मॉल जी चेंज नहीं हो रहा है हाइट के साथ। तो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो जीरो तो कांस्टेंट है, तो हम लोग वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन x के लॉन्ग अलग लिखेंगे और y के लॉन्ग अलग लिखेंगे। तो x के लॉन्ग हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। y के लॉन्ग सिमिलरली क्या होगा, ए वाई भी कांस्टेंट है, तो y के लॉन्ग वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ux का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ax का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का x के लॉन्ग कंपोनेंट, vx का मतलब क्या है, एट एनी टाइम t अगर वेलोसिटी v है तो उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। vy का मतलब क्या है, एट एनी टाइम t अगर वेलोसिटी v है तो उसका कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। अच्छा, तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, x के लॉन्ग अलग लिखेंगे, y के लॉन्ग अलग लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां पे s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो एक्स के लॉन्ग अलग अलग लिख रहे हैं, तो एक्स वाले साइड में हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू, एस के जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, लेट अस डिनोट इट बाई एक्स। तो ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे x जो है ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और जो इधर y होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ये हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अलग अलग काम कर रहे हैं हम लोग। दो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन ये वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स इंटू एक्स। ये हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस होता था, तो एक्स के लॉन्ग अलग लिखा हमने, और वाई के लॉन्ग अलग लिखेंगे। ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई इंटू वाई, वेयर वाई इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये मैंने ऐसे करके बताया कि आप जो है वो इसको ऐसे लिख सकते हो, और आगे हम लोग इसको थोड़ा और शॉर्ट भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आप आ जाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अगर देखें तो देखो, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आ जाओ। तो एक्स की वैल्यू जीरो है, तो एक्स जीरो है तो वी एक्स इक्वल टू क्या होगा यार,
ax जीरो है यहां पे, जरा देखना, सिंस ax इज जीरो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहां पे आप ax इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो vx इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx इक्वल टू आ जाएगा ux। vx इक्वल टू ux का मतलब जो इनिशियली इनिशियली ux कितना था, इनिशियली तो भाई ux था u cos थीटा। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा एट एनी टाइम t, जो वेलोसिटी v है उसका जो x कंपोनेंट होगा वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। दैट मींस x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे देखो आप, मान लो एक बॉल को आपने थ्रो कर दिया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और ये मान लो एंगल है 37 डिग्री, तो यहाँ पे x के लॉन्ग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ux इज 20 cos 37। तो cos 37 आप जानते हो ये होता है 4/5, तो ये हो गया 16। और y के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा ये होता है 20 sin 37, sin 37 होता है 3/5, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12। अच्छा, तो ये कह रहा है ना कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना इनिशियली वेलोसिटी है, जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियली कितना है वेलोसिटी यहाँ पे 16 मीटर पर सेकंड, तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हमेशा 16 ही रहेगा मेरे दोस्त। वो बोल रहा है कि हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो हमेशा 16 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये बॉल हमेशा 16 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो एक्सेलरेशन ही जीरो है। तो भाई जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो काहे का वेलोसिटी में चेंज, तो एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो नहीं चेंज होगा, 16 का 16 ही रहेगा। यू कॉस थीटा है तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो ये बात तो ठीक है सर, ये तो समझ में आया। ये बड़ा अजीब अजीब चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल में। अच्छा, अब यही अगर इक्वेशन वन हम लिखें वाई के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग अगर हम बात करें तो यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस है ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो था यू साइन थीटा, यू वाई कितना था यार, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना आया था, माइनस जी था, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, मतलब वी वाई जो है वो आप देख रहे हो टाइम के साथ घटता जा रहा है, वी वाई देखो टाइम के साथ घटता जा रहा है यार, वी वाई जो है वो देखो टाइम के साथ घटता जा रहा है, मतलब वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ना वो कम होता जाएगा टाइम के साथ। अच्छा, क्यों चेंज होगा सर, क्यों कम होगा? क्योंकि देखो मेरे दोस्त, ये यहाँ पे वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है इनिशियली कितना है, सॉरी ये तो 20 तो है पूरा नेट, इनिशियली वाई के लॉन्ग जो कंपोनेंट आया है ये आया है 20 sin 37 जो कि 12 के इक्वल था। तो ये y के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ना वो इनिशियली 12 है, इनिशियली 12 मीटर पर सेकंड y के लॉन्ग। और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है तो हमेशा थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो देखो y के लॉन्ग वेलोसिटी है पॉजिटिव y के लॉन्ग, ये यू वाई। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लो यहां पे अगर गया, देखो मैं अलग डायग्राम बनाता हूं, मान लो यहां पे बॉल पहुंचा, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी होता है along द टेंजेंट टू द पाथ, आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी होता है along द टेंजेंट टू द पाथ। तो यहाँ पे वेलोसिटी द टेंजेंट के लॉन्ग है, इसका जो x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो तो चेंज नहीं होता है, वो तो 16 का 16 ही है, 16 का 16 ही है, तो ये 16 मीटर पर सेकंड ही है। y के लॉन्ग जो इसका कंपोनेंट है, अच्छा x के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ना उसको आप vx भी बोल सकते हो, तो आप ऐसा लिख लो, लिख सकते हो आप कि भाई एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वी एक्स वो यू एक्स के ही इक्वल होगा और वो 16 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वी वाई, तो जरा ध्यान से देखो, ये बॉल जा रहा है ऐसे ऊपर और एसिलरेशन है इसका डाउनवर्ड्स, तो हमने पढ़ा था कि भाई वेलोसिटी और एसिलरेशन की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है, तो वेलोसिटी और एसिलरेशन की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो स्पीड घटता है टाइम के साथ, तो घटता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे जब बॉल ऊपर जा रहा है ना तो वही चीज हो रहा है
कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अपवर्ड्स और एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो वी वाई है वो कम होते जा रहा है टाइम के साथ। इनिशियली ये वैल्यू था 12, इनिशियली जो प्रोजेक्ट किया था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 16 था और वर्टिकल वाला जो था वो 12 था। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये वर्टिकल वेलोसिटी 12 से कम होता जाएगा, तो 12 से कम होगा। तो इनिशियली जैसे 12 था तो 12 से कम हुआ तो मान लो 7 हो गया, और कम हुआ यहाँ पे मान लो 3 हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो कम होते जा रहा है। लेकिन जब तक ये पॉजिटिव है ना, जब तक ये पॉजिटिव है, जब तक इसकी डायरेक्शन वी वाई की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तब तक द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड्स। बॉल जो है वो ऊपर मूव करता ही रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक कि इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जी हाँ, ये कहाँ पे ऊपर जाना बंद कर दिया, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गई होगी यार। यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये 3 नहीं, इसको 3 थोड़ा और नीचे में ही कर लो, 3 थोड़ा और पहले ही होगा मान लो। जब ये यहां पे पहुंचा, इस लेवल पे पहुंचा, जब ये इस लेवल पे पहुंचा तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दिया क्या मैंने। खैर जो भी है, आप समझो, भावनाओं को समझो। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये वी वाई जीरो हो गया। वी एक्स है वैसे ही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यहाँ भी 16 ही रहेगा, वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहना ही है। तो यहाँ पे वी वाई जीरो हो गया, बॉल ने ऊपर जाना बंद कर दिया। उसके बाद तो इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे जितना ऊपर जाने में टाइम लगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कौन सा टाइम है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा, मतलब जब तक वी वाई जब जीरो हो गया तो वो हो गया टाइम ऑफ एसेंट। तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंट ऐसे ही निकालते हैं, तो देखो जरा टाइम ऑफ एसेंट भी निकाल ही लें। तो टाइम ऑफ एसेंट जरा निकाल ही लें। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, किसका, बॉल का। हमारा, आपका नहीं, वो अभी नहीं आया शायद, पता नहीं कब आ जाए। ठीक है, बट टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी वाई की वैल्यू जीरो लेंगे। वी वाई की वैल्यू जीरो लेंगे, बॉल ने ऊपर जाना बंद कर दिया। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हो गया। अभी वी वाई का वैल्यू कितना था, यू वाई माइनस जी टी, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, यू वाई बाई जी, यू वाई बाई जी। और यू वाई की वैल्यू कितनी थी, यू साइन थीटा। यू वाई की वैल्यू कितनी थी, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है ये आपका आ गया यू साइन थीटा बाई जी। जी हाँ, टाइम ऑफ एसेंट यू वाई बाई जी। आई बात समझ में। अच्छा, सो इस टाइम पे वी वाई जीरो हो गया है, इस टाइम पे वी वाई जीरो हो गया है। ठीक है, अच्छा ये मेरा वी और यू एक जैसा ही लगता है क्या। एक काम करता हूँ यार, ये वी यू वाले में ऐसे कर देंगे ना, यू वाले में ऐसे कर देंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रहा था मैं, ऐसा मैंने करना क्यों छोड़ दिया था भाई। यू में ऐसा कर देंगे ना, यू वाई, हाँ। तो अब देखो, ये इधर भी लिख देता हूँ यार, क्या मैंने, ऐसे लिख देते हैं ना यू वाई। हाँ जी, तो देखो इस टाइम पे, तो एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी था। यू वाई जो है, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें यू वाई इनिशियली 12 था, तो 12 माइनस जी टी। टाइम बढ़ते गया तो वी वाई कम होते गया, कम होते होते जीरो हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगर मैं और ज्यादा टाइम लूं, यहां वाला टाइम लूं, तो टाइम और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वी वाई निगेटिव हो जाएगा। वी वाई निगेटिव मतलब हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, हमने वाई डायरेक्शन में अपवर्ड को माना था रेफरेंस पॉजिटिव। तो वी वाई निगेटिव का मतलब क्या इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड्स। तो इसके बाद क्या हो गया कि वी वाई की वैल्यू डाउनवर्ड हो जाएगी, इसके बाद वी वाई डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अलग फिगर बनाता हूं यहाँ पे। तो मेरे दोस्त, ये आप समझो जरा बढ़िया से कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16 था, वर्टिकल कंपोनेंट 12 था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 ही रह जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 12 से मान लो घट के हो गया 8, और ऊपर गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 ही है, ये वाली वैल्यू हो गई मान लो 3,
यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 ही है, यहाँ पे वी वाई हो गया 0, इसके बाद वी वाई हो गया निगेटिव, निगेटिव का मतलब डाउनवर्ड, तो ये 16 ही है, वी वाई जो है वो निगेटिव हो गया, ये मान लो हो गया कितना 2। ठीक है, ये मान लो हो गया 2। और नीचे आए, ये 16 ही है, ये अब नीचे आ रहा है तो क्या है, वी वाई भी डाउनवर्ड है, अब नीचे आ रहे हैं तो वी वाई भी डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डाउनवर्ड है। तो अभी वी वाई और जी का डायरेक्शन सेम हो गया, तो अभी नीचे आते समय स्पीड वी वाई बढ़ता जाएगा, तो नीचे आते समय वी वाई बढ़ता जाएगा, 2 से बढ़ के हो गया 8, 8 से बढ़ के हो गया यहाँ पे 16, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 12 ही हो जाएगा क्या? क्या जरूरी है 12 ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? चलो देखते हैं, देखते हैं। बट उससे पहले एक चीज देखो, उससे पहले एक चीज देखो, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनचेंज्ड है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये है, जो रिजल्टेंट होगा ना इन दोनों का, जो रिजल्टेंट होगा वही नेट वेलोसिटी होगा, और नेट वेलोसिटी किधर आता है, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, नेट वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये वी वाई कम होते जा रहा है, वी वाई कम होते जा रहा है, पर जो वी एक्स है, आई मीन एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो वैसे ही है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो किधर शिफ्ट होता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये रिजल्टेंट जो है वो 16 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा यार, इनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 16 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्यों? बिकॉज हमने वेक्टर में पढ़ा था कि भाई अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उधर ज्यादा झुका होता है जिधर की कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वैल्यू, कंपोनेंट की वैल्यू जब ज्यादा होती है। तो देखो 16 वाला जो है वो तो अनचेंज्ड है, पर 12 वाला जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम, वर्टिकल वाला वी वाई वाला कम होता जा रहा है, तो इसीलिए धीरे धीरे रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजेंटल होते जा रहा है। तो ये आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो हॉरिजेंटल होता जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी पूरा ही हॉरिजेंटल हो गया बिकॉज वी वाई 0 हो गया। और यहाँ पे जब नीचे आ रहे हो तो वी वाई बढ़ते जा रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे अच्छा हॉरिजेंटल तो सेम ही है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो किधर होता जाएगा, धीरे धीरे वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, धीरे धीरे वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। क्या है इंटरेस्टिंग चीज भाई? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर, अच्छा पहले तो इस बॉल का देख लें, इस बॉल को जो हमने थ्रो किया था 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी इधर एक्स के लॉन्ग 16 था और वाई के लॉन्ग 12 था, और इसका जो रिजल्टेंट था वो 20 था, इधर 16 और रिजल्ट 12 का रिजल्टेंट ये 20 आया था इधर, ये एंगल 37 डिग्री था। ठीक है, तो अब देखो, अगर इसी समय, इसी इंस्टेंट पे जब इस बॉल को फेंका गया, ठीक उसी समय अगर मैं एक दूसरा बॉल यहां पे थ्रो करता, ये है बॉल नंबर 2, ये वाला है बॉल नंबर 1, अगर मैं यहां पे एक दूसरा बॉल थ्रो करता, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता उसको, बट उतने ही, बट इसको 12 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता, 12 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता, तो जरा देखो तो, ये दोनों बॉल्स का, एक जो पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है और दूसरा जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, दोनों का वाई के लॉन्ग सब कुछ सेम है क्या? वाई के लॉन्ग सब कुछ सेम है? देखना जरा, पहले वाले बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, वाई के लॉन्ग कितना है 12, ये जो दूसरा वाला बॉल है उसका भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई के लॉन्ग वो कितना है 12 ही है। जब कोई भी, दोनों में कोई भी बॉल है हवा में है तो उस पर वेट डाउनवर्ड ही लग रहा है, एमजी डाउनवर्ड, तो उसकी एक्सेलरेशन दोनों की जी डाउनवर्ड ही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या जी डाउनवर्ड से, यस, इसका भी एक्सेलरेशन क्या जी डाउनवर्ड से, यस, तो इनिशियल वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, तो जितने भी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बनते हैं वाई के लॉन्ग जो बनेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, लाइक वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो दोनों का यू वाई सेम है, ए वाई सेम है, तो दोनों के लिए तो सेम ही इक्वेशन बनेगा। बोलो यार हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। यहां पे अगर आप लिखोगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इसके लिए आप लिखोगे, इसका तो सब कुछ वर्टिकल में ही हो रहा है, तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसका भी बन जाएगा v इज इक्वल टू 12 माइनस जी टी, इसका भी बन जाएगा वी वाई इज इक्वल टू 12 माइनस जी टी, तो एट एनी टाइम टी दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, y के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, y के लॉन्ग आप डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर,
एक सेकंड यार, ये मैं यू लिख दे रहा हूँ, वो वी जैसा ही लग रहा है। y इज इक्वल टू यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है 12, तो 12 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। और ये जो दूसरा वाला बॉल है उसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 12 है, उसके लिए वही लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, उसका तो सब कुछ y के लॉन्ग ही है, तो y इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका भी y इज इक्वल टू, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 12 ही है, तो 12 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यार इसका भी तो सब कुछ सेम ही है भाई, इसका भी तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम, वाई के लॉन्ग दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, वाई के लॉन्ग दोनों का वेलोसिटी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्टाइल वाला बॉल जब यहां पहुंचेगा उस समय ये सेकंड वाला बॉल जो है वो यहां पहुंच जाएगा। दोनों का वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, वाई के लॉन्ग मोशन सेम हो रहा है। फर्क बस इतना है कि ये प्रोजेक्टाइल वाला जो है वो आगे भी बढ़ते जा रहा है, जीवन में वो आगे भी बढ़ते जा रहा है इधर एक्स के लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये सिर्फ वाई जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इतना ही का फर्क है। बट वाई के लॉन्ग दोनों का डायरेक्शन सेम है, वाई के लॉन्ग दोनों का मोशन सेम है। जब ये वाला बॉल यहां पहुंचेगा तो ये जो सेकंड वाला बॉल है वो यहां पहुंच जाएगा। ये वाला बॉल जब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस समय सेकंड वाला जो बॉल है वो भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका होगा आपने। ठीक है, ये ऐसा वर्टिकली होना चाहिए यार, वर्टिकली नहीं दिख रहा है क्या, ऐसा वर्टिकली ऐसा। जब इसका वी वाई जीरो हो गया, इसका भी वी वाई जीरो हो गया, इसके बाद ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, तो नीचे आने के बाद भी वही चीज होगा। जब ये वाली बॉल यहां पे पहुंचा, जब ये वाली बॉल यहां पे पहुंचा तो ये येलो वाला बॉल जो है वो इसी लेवल पे पहुंच जाएगा यहां पे। जब ये पहला वाला बॉल यहां पे पहुंचा तो ये जो येलो वाला बॉल है वो इसी लेवल पे यहां पे पहुंचेगा। जब पहला वाला बॉल ग्राउंड को हिट करेगा उसी इंस्टेंट पे ये येलो वाला बॉल भी वापस आके ग्राउंड को हिट करेगा, बिकॉज दोनों का वाई के लॉन्ग मोशन सेम हो रहा है। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, वाई के लॉन्ग दोनों का मोशन सेम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम लोग याद करेंगे रिजल्ट्स अपने मोशन अंडर ग्रेविटी वाले। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो अगर आप एक बॉल को थ्रो किया आपने, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, सेम लाइन पे चल के नीचे आ रहा है। आपको अलग दिखे इसलिए हम दो अलग अलग लाइन बना रहे हैं, बट बॉल को वर्टिकली थ्रो किया है तो वो सिंगल लाइन पे ही चल रहा है। तो हमने पढ़ा था कि भाई कहीं पे एक लेवल मार्क कर दो, आप कहीं पे भी एक लेवल मार्क कर दो, कहीं पे भी। तो यहाँ पे बॉल जब ऊपर जा रहा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, तो जितनी उसकी स्पीड होगी अपवर्ड, जितनी उसकी स्पीड होगी ऊपर जाते समय उतनी ही स्पीड होगी वापस, जब वो उसी लेवल से पास करेगा तो उतना ही स्पीड होगा, पर इस बार वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड, तो वापस इस लेवल से ये आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी 5 ही होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक बात बताओ, अभी जो हमने प्रोजेक्टाइल का देखा, अभी जो हमने प्रोजेक्टाइल का देखा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का देखा, तो प्रोजेक्टाइल वाले में क्या देखा हमने? प्रोजेक्टाइल वाले में ये देखा कि दोनों का जो वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन है वो सेम ही है, बिकॉज वर्टिकल के डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट 12 ही आ रहा था। ठीक है, हमने 20 से थ्रो किया था, जब तो जब 20 से थ्रो किया था एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री किया था, तो यहाँ इसका भी 12 ही आ रहा था। तो वाई के लॉन्ग जब सब कुछ सेम हो रहा है, तो जिस इंस्टेंट पे ये वाली बॉल इस लेवल पे पहुंचा है उस समय हमने देखा कि जो दूसरी वाली बॉल है वो इस लेवल पे पहुंचा होगा यहाँ पे। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 है अपवर्ड्स, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे 5 अपवर्ड ही होगा। और जब ये नीचे आ रहा है इसी लेवल से तो इसकी वेलोसिटी 5 डाउनवर्ड्स है।
तो जब ये वाली बॉल भी इसी लेवल से पास कर रहा होगा तो इसकी भी वेलोसिटी उतना ही होगा, 5 डाउनवर्ड्स ही होगा। सब कुछ सेम, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो था वो 16 मीटर पर सेकंड था, तो ये इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो एक 16 मीटर पर सेकंड वाला वेलोसिटी हमेशा रहेगा ही। इतना ही का फर्क है। तो वाई के लॉन्ग बिल्कुल सबका सेम मोशन हुआ है। बोलो भाई, आई बात समझ में? हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, कि जितनी देर में ये बॉल वापस आएगा, जितनी देर में ये बॉल वापस आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, उतने ही देर में ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये भी ग्राउंड को आकर के सेम लेवल पे स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम। ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी कर लेंगे, सेम ही प्रूफ होगा जो वहां पे था। खैर हम लोग कर लेंगे। और क्या होगा, हमने यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि बॉल जब सेम लेवल से आएगा तो इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए भी वाई के लॉन्ग अगर मोशन सेम ही है, तो इसके लिए भी ये जब स्ट्राइक करेगा यहाँ पे ग्राउंड को, तो इसकी जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो भी 12 ही हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक हॉरिजेंटल वाला तो 16 वैसे रहता ही है। तो देखो हमें कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, हमें वो भी मिल गया। खैर हम लोग एक एक करके आते हैं, डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे भी वो जो है वो डिराइव कर लेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का लिख लो आप। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, ये याद रखो कि इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं, मतलब जिस लेवल से थ्रो किया उसी लेवल पे आया वापस। अगर दूसरे लेवल पे आया, अगर मान लो कि एक बिल्डिंग से थ्रो कर दिया और ऐसे ही और नीचे तक आ रहा है, तो उस केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग अभी जो फॉर्मूला निकालेंगे वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए निकालेंगे। तो उसको जो अभी जो रिजल्ट आएगा उसको आप सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए यूज करोगे। बच्चे क्या होते हैं, फिर वो एक ही फॉर्मूला याद कर लिया, फिर सोचते हैं यार इतनी मेहनत से याद किया है तो सब जगह लगा देते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला सोचते हैं बहुत मेहनत से याद किया है, लगा दो। जो होगा बाद में देखा जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा तब फिर जो है सोचेंगे कि हाँ क्यों नहीं मिला। पहले तो लगा ही देते हैं, देख ही लेते हैं आंसर आ रहा है या नहीं। फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, बच्चे मन के सच्चे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे कि भाई ये जो बॉल है ये जहां से चला था उसी लेवल पे आ गया, तो इसका क्या जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो हुआ। मतलब देखो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये तो एक्स के डायरेक्शन में हो गया पूरा, वाई के डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो। क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, यानी कि y की वैल्यू जीरो। और अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि y को क्या लिख सकते हैं, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अभी अगर ये जीरो करना है तो जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी टी को आप कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ए वाई की वैल्यू आप बैठा ही दो। सो ए वाई की जो वैल्यू थी वो थी माइनस जी। तो ये हो गया दिस इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, टी को ले लिया हमने कॉमन, सो यू वाई माइनस जी टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर या तो टी इक्वल टू जीरो या फिर यू वाई माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू जीरो। अब टी इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल नहीं है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो कैसे होगा, वो तो इनिशियल वाले टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो इस वाले को हम लोग जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू जी टी बाई टू। तो देयर फोर टी इज इक्वल टू टू यू वाई बाई जी। टी इज इक्वल टू क्या होगा, टू, यार ये यू वाई, टी इक्वल टू टू यू वाई बाई जी। ठीक है।
2u(y/z) हो गया। और टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था? टाइम ऑफ एसेंट देखो हम लोगों ने पहले निकाला था, टाइम ऑफ एसेंट था u(y/z). तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ एसेंट का डबल है। अच्छा, ये फॉर्मूला आप ui की वैल्यू भी रख दो, तो ui की वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा 2u sin θ/z। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉक बना के घेर दीजिए, स्टार मार्क लगा दीजिए। नोट्स में ऐसे ही आपको लिखना चाहिए, स्टार मार्क लगाना चाहिए, सो डैट कि जब भी आप फॉर्मूला, जब भी आपको नोट्स रिवाइज करना हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो दिख जाएं आपको। ये दिखना बहुत जरूरी है। तो 2u sin θ/z टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट आ गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू हो गया टाइम ऑफ एसेंट। नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ऊपर जाने में टाइम लगा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए ये सही है, नीचे आने में जितना ही टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जाने में लगा है। हम लोगों के लिए सही नहीं है, ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। आदमी को ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन नीचे ढंग से गिरने में उसकी एक गलती और सीधा वो नीचे चला आता है। तो नीचे आने में कोई टाइम नहीं लगता यार, बनाने में जो है वो दशकों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और एक छोटी सी गलती, आदमी नीचे जो है उससे बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए सही है कि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। ओके, तो मेरे दोस्त, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया हमने। हमें देखना क्या क्या था, जरा वो तो देखें, हमें क्या क्या निकालना था। हमें निकालना था टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, हमने वेलोसिटी भी एक्चुअली निकाल लिया यार। वेलोसिटी तो अभी निकाल ही लिया ना, देखो। अभी तो वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा ये तो अभी निकाल ही लिया। कैसे निकाल लिया? ये निकाल लिया कि यार, जैसे यहाँ पे हमने इसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, ये एंगल था 37 डिग्री, इधर आया था कंपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड से, इधर आया था कंपोनेंट 12 मीटर पर सेकंड। हमने ये देखा कि भाई सेम लेवल पे जब आता है तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उतना ही हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, 12 मीटर पर सेकंड। और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था भाई 16, वो तो थ्रू आउट 16 ही रहता है यार। वो तो चेंज होता नहीं है एक्स वाला वेलोसिटी, बिकॉज एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्स के लॉन्ग फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स वही हो गए ना, 16 और 12, वही वाले कंपोनेंट्स हो गए। तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट वही हो जाएगा यार, अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो वी विल बी अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 20 आ जाएगा। भाई दोनों कंपोनेंट जब सेम है तो रिजल्टेंट भी तो सेम ही आएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे 20 से फेंका था, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। और डायरेक्शन जो है यहाँ पे ये 37 डिग्री बना रहा था 16 वाले से, यहाँ पे भी 16 वाले से वही 37 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मतलब सेमी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। अगर मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो था वो u cos थीटा था, ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा था। यहाँ पे जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उतना ही हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बस। और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो अनचेंज ही रहता है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी यू ही आएगा। ठीक है, वो भी यू ही आएगा। ओके, सो सेम वेलोसिटी, आई मीन सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते बिकॉज डायरेक्शन जो है वो तो उल्टा है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यू के इक्वल ही आएगा। ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी निकल गया। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। भाई मैक्सिमम हाइट बहुत आसानी से निकल जाएगा, कितना हाइट तक गया ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट कितना है? तो देखो, मैक्सिमम हाइट के पे कब जाता है? टाइम ऑफ एसेंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे होता है। टाइम ऑफ एसेंट पे होता है वो मैक्सिमम हाइट पे।
तो आप कैसे निकालोगे? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कैसे निकालेंगे। वीडियो पॉज करके सोचो यार, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखो, टी इक्वल टू 0 पे यहां से प्रोजेक्ट किया था इसको, और टी टाइम पे, टाइम ऑफ एसेंट वाले टाइम पे ये यहां पे है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये हुआ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हुआ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एच, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग y को क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू लिखेंगे h अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज h अपवर्ड्स। और हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, अपर डायरेक्शन में जो कुछ भी होता था उसको पॉजिटिव लिख देते, तो y की वैल्यू प्लस h लिखेंगे। अच्छा, और uy जो है वो uy कितना है? u साइन थीटा, ये भी अपर डायरेक्शन में था, तो uy जो है वो अपर डायरेक्शन में ही था, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस u साइन थीटा। यार मैं, ये आदत है ना मुझे u वाला वैसे नहीं लिखने का, यू वाई ऐसे, हाँ, तो यू वाई जो है उसको u साइन थीटा लिखूंगा, अपर डायरेक्शन में है, इसको प्लस u साइन थीटा लिखूंगा, प्लस u साइन थीटा। ठीक है, और ए वाई जो है वो z डाउनवर्ड्स था, ए वाई जो है वो कितना था? z डाउनवर्ड्स, तो अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसको माइनस जी लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा दें? तो फॉर्मूला लगा देंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जीरो है? हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी वी वाई, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पे हम अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो ए की जगह ए वाई और एस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस विच इज वाई। तो अगर हम ये बैठा दें, लाइक मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई क्या बैठा देंगे? जीरो माइनस यू वाई स्क्वायर, भाई यू ऐसे लिख दे यार, तो u जो है वो ऐसे हो गया, हाँ जी, यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ए वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस जी, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एच अपवर्ड्स प्लस एच, ये वैल्यूज हमने प्रॉपर साइन के साथ बैठा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यू वाई के फॉर्म में रख दिया, यू वाई को बाद में बैठा लेंगे। तो एच का वैल्यू कितना आ गया यार? देखो, एच का वैल्यू आ गया यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा रख दो तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये यू वाई के फॉर्म में याद रखना जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, तो आप यू वाई के फॉर्म में याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा? ओके, वेरी गुड, क्लियर है, मैक्सिमम हाइट आ गया समझ में। और कोई दूसरे मेथड से निकाल सकते थे? हाँ, और मेथड से निकाल सकते थे। आपको तो टाइम ऑफ एसेंट पता है ना, तो टाइम ऑफ एसेंट पता है, तो ये मैक्सिमम हाइट का मतलब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, सेकंड मेथड। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो y के जगह पे आ गया h अपवर्ड्स, तो प्लस h इज इक्वल टू यू वाई, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था यार? टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम हमने कैलकुलेट किया था यू वाई बाई जी, बाई यू ऐसे लिख ले यार। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं उसको सुधारने का, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है, यू और वी मेरा एक जैसा ही दिखता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो t का वैल्यू हो गया यू वाई बाई जी। ठीक है, t का वैल्यू यू वाई बाई जी, और प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी, टी की वैल्यू यू वाई बाई जी है तो इसका स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? h इक्वल टू हो गया यू वाई स्क्वायर बाई जी, और माइनस यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, सो दिस विल बी यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। देखो आ गया ना? तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला वही आ गई, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, याद रखिएगा।
यू वाई के फॉर्म में ही याद रखिएगा, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ब्लॉक बना के घेर लेना है, स्टार मार्क लगा लेना है, ताकि मेन मेन फॉर्मूला जो है वो बार बार दिखते रहे। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकल गया। और क्या निकालना चाहते हो? और क्या था इसमें? और था निकालना आपका रेंज। रेंज, तो देखिए रेंज का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस पूरे कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो जैसे यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना चला, इसी को बोलते हैं रेंज। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, इसी को रेंज बोलते हैं भाई। तो मतलब रेंज जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत बढ़िया भाई। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए तो हमें फॉर्मूला पता ही है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला पता है हमें? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला पता है भाई हमें? हमें ये पता है ना कि एक्स के लॉन्ग जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं, एक्स के लॉन्ग इक्वेशन लिख देते हैं x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। और यहाँ पे ax जो है वो तो जीरो है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। ये हाफ एक्स टी स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया। तो देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स इंटू टी। एक्स के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। बिकॉज एक्स के लॉन्ग तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहता है ना। हमने क्या देखा था कि भाई इनिशियली अगर वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग यू एक्स है तो हर समय एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी यू एक्स ही रहता है यार। कांस्टेंट वेलोसिटी से वो एक्स के लॉन्ग चलता है। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था ना 16 मीटर पर सेकंड वाला, कि अगर इधर इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड ही रहता है। तो अगर एक्स के लॉन्ग ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो टी टाइम में कितना चलेगा, टी टाइम में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो एक्स के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, यू एक्स इंटू टी, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी इंटू टाइम, बिकॉज एक्स के लॉन्ग एक्सीलरेशन है जीरो। सो ये तो एक्स का हो गया। रेंज की अगर बात करें तो रेंज का मतलब हो गया कि रेंज के लिए हम लोग टी को लेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेंज टाइम के जगह पे हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, कैपिटल टी। तो देयरफॉर मेरे दोस्त आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर इधर लिख लीजिए आप, रेंज इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बैठा दीजिए, ये था 2u/। यार ये यू एक्स को ऐसे लिखो यार, ये आदत ना मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गंदी आदत हो गई है। यू को भी जैसा ही लिख देता हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता है उससे, तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। सो यू एक्स जो है इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u/z। ठीक है, यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/z। अब यहां से आप वैल्यू भी बैठा सकते हो, तो वैल्यू बैठाओगे तो यू एक्स के जगह पे आ जाएगा यू कॉस थीटा, और 2u/y के जगह पे आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। तो इसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी। और ये 2 sin थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो देखो ये सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सबको एक साथ लिखोगे। देखो, तो आप लिखोगे रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह पे लिखेंगे 2u/z, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन
2θ/z। ये सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार, मैं बता रहा हूं, ये सब याद रखिएगा। आसान है ना, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम ऑफ लाइट। टोटल टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला आपको याद ही है, वो रख दिया वैल्यू 2u/z। और ये आपका जो है u² इंटू साइन 2θ/z याद रखना है। तो ये हो गया रेंज, तो ये रेंज हो गया u² इंटू साइन 2θ/z, याद रहेगा। बहुत ही बढ़िया। तो जैसे अब रेंज कब मैक्सिमम होगा, क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं। लेकिन इससे पहले ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों का भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल वैल्यू पुटिंग वाला बिल्कुल देख लेते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने निकाला है ना, जो अभी तक निकाला है उसी से रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी लिया, कितना लिया, लेट अस से 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड एंड थीटा इज लेट अस से 53 डिग्री, ठीक है। और मान लो दिया हुआ है कि आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, तो आपको क्या निकालना है? सिंपल सिंपल चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी हैं ये निकाल लो। जैसे पहला हो गया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। दूसरा हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कैपिटल टी लिख देता हूं। तीसरा ये मैक्सिमम हाइट। चौथा रेंज। बेसिकली यही चार चीज हमें अभी तक हमने पढ़ा है। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा u/z। अभी u कितना होगा? u जो है मेरे दोस्त क्या होगा, ये 30 मीटर पर सेकंड है ना दिया हुआ इधर, और ये एंगल है 53 डिग्री। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना होगा? 30 cos 53। ये ux हो गया, cos 53 होता है 3/5, तो ये हो गया 18। और जो uy होगा, अच्छा ये 18, इसको तो ux बोलेंगे, ये ux है, ux। और uy जो बोलेंगे ये हो जाएगा कितना, 30 sin 53। तो दिस इज 30 sin 53 डिग्री। sin 53 होता है 4/5, तो ये हो गया 24। तो ये हो जाएगा 24/g। जी की वैल्यू 10 दिया है तो 10 बैठा देंगे, नहीं तो 9.8 होगा तो 9.8 बैठाएंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया 2u/z। तो ये हो जाएगा 2 इंटू u इज 24/z, ठीक है, इतना सेकंड। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी अभी देखा हम लोगों ने, क्या होता है बताओ? मैक्सिमम हाइट जो है वो है आपका u²/2z। u²/2z। तो u कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर बाई 2g। जी ही रहने देते हैं, जी का वैल्यू आप बैठा दीजिएगा। ये हो गया 576 हो जाएगा ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है यार? 96, 48। चेक कर लेता हूँ, 576/2z। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 17, 288/c। हाँ रेंज, रेंज जो है फॉर्मूला में बैठा सकते हो आप, नहीं तो मैं रेंज को लिख लूंगा ux इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? ux तो है 18, तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। और इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया है, कितना है? 2 इंटू 24/z। तो ये हो गया 2 इंटू 24/g, इतना सेकंड कट गया, सेकंड सेकंड। तो कितना हो गया ये हो गया 24 इंटू 36/g, ये इतना मीटर, यही आंसर हो गया रेंज का। ठीक है, कितना आसान है देखो। तो ये हो गया रेंज। अब अगर कोई बोले कि यार
मान लो कि तुम्हारी कैपेसिटी है कुछ एक सर्टेन वैल्यू से बॉल को थ्रो करने का मैक्सिमम। मान लो या आप यू को जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हो। तो अब आपसे पूछेगा कि किस डायरेक्शन में आप थ्रो करोगे सच दैट कि रेंज मैक्सिमम हो। तो आप हेडिंग दे दो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, या मैक्सिमम रेंज एंड इट्स कंडीशन। मैक्सिमम रेंज एंड इट्स कंडीशन। नीरज चोपड़ा, आपसे पूछा जाए कि भाई किस डायरेक्शन में थ्रो करने का ट्राई करते होंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप ले लो कि एग्जाम्पल नहीं मतलब आप ये लिख लो कि इफ यू इज गिवन, इफ यू इज फिक्स्ड, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया, तो इन विच डायरेक्शन शुड द बॉल बी प्रोजेक्टेड, इन विच डायरेक्शन शुड द बॉल बी प्रोजेक्टेड such that r is maximum, range is maximum। किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें कि रेंज मैक्सिमम हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि u जो है वो दे दिया है कांस्टेंट और थीटा हो गया है वेरिएबल। तो ये पूछ रहा है कि थीटा क्या होना चाहिए सो डैट आर इज मैक्सिमम, सो डैट रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो, यही पूछ रहा है आपसे। तो रेंज का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा कि रेंज होता है यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। तो यू को बोल दिया है कि कांस्टेंट कर दिया है, तो यू कांस्टेंट कर दिया है तो ये वाला जो टर्म है यू स्क्वायर बाई जी ये कांस्टेंट हो गया। थीटा को वेरी करा रहे हैं, तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन वाला टर्म जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो यहां से क्या आएगा कि आर विल बी मैक्सिमम, यहां से ये आएगा कि आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। और आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आर मैक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू साइन टू थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, साइन टू थीटा तो 1 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, और ये कब है, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला थी ना वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है वो एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल vertically upwards up to a height of up to a height of up to a height of 15 मीटर। एक लड़का है, वो बॉल को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है ना तो मैक्सिमम 15 मीटर तक थ्रो कर सकता है। तो मैक्सिमम वो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या होगा, वो मैक्सिमम कितनी दूर तक बॉल को थ्रो कर सकता है, मैक्सिमम अगर मान लो कुछ एंगल पे थ्रो करे तो मैक्सिमम कितना दूर तक कर सकता है। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, what will be the maximum possible range।
वो बॉल को अगर कुछ एंगल पे थ्रो करे तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या होगा उसका, फिर ये बताना है यार। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, देखते हैं आप को याद है सब फॉर्मूला कि नहीं। चलो तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा एग्जांपल है। तो देखो ये कह रहा है ना कि बच्चा जो है वो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है। तो बॉल को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम 15 मीटर तक थ्रो कर सकता है, मतलब वो अपना पूरा एफर्ट लगा दिया है भाई। तो उसने पूरा एफर्ट लगा दिया, जितना वो यू का मैक्सिमम वैल्यू डाल सकता था, जितनी उसके मसल्स की पावर होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, पूरा फुल कैपेसिटी से वो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है। तो ये बॉल कितना ऊपर जाता होगा यार, बॉल कितना ऊपर जाता होगा। मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था आपने, U²/2z, U²/2z वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो U²/2g क्वेश्चन में कितना दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो मैक्सिमम हाइट वो अभी थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ये 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर आ रहा है। ठीक है, 15 मीटर, हाँ, बहुत बढ़िया भाई। अब वो यही अपने फुल कैपेसिटी से कुछ एंगल पे थ्रो कर रहा है बॉल को, कुछ एंगल पे थ्रो कर रहा है अपने फुल कैपेसिटी से। तो फुल कैपेसिटी से अगर कुछ एंगल पे थ्रो कर रहा है, यू इतना ही है बिकॉज उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे वो थ्रो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम कैपेसिटी से थ्रो कर रहा है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी से थ्रो करेगा तो बोल रहा है रेंज मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम रेंज कब होगा मेरे दोस्त। अब मैक्सिमम रेंज के लिए उसने क्या किया होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए उसने क्या किया होगा, 45 डिग्री पे थ्रो किया होगा। तो ये उसने थ्रो किया होगा 45 डिग्री पे, यू वेलोसिटी से ही 45 डिग्री पे थ्रो किया होगा। तो इस केस में उसका रेंज मैक्सिमम आया होगा, और जो मैक्सिमम रेंज आता है वो कितना आता है, U²/z आता है, U²/z। है ना, देखो आर मैक्स का फॉर्मूला कितना है, U²/z। अब U²/z का वैल्यू आपको निकालना है, U²/g का वैल्यू निकालना है। तो देखो U²/2g तो दिया ही हुआ है 15 मीटर, तो यहां से U²/g नहीं निकल गया क्या, बोलो। U²/2z तो दिया ही हुआ है 15 मीटर, तो यहां से U²/z कितना हो जाएगा, 2 × 15, दैट मीन्स 30 मीटर। और यही तो आर मैक्स है यार, यही तो आर मैक्स की वैल्यू होती है, U²/z। तो यही तो मैक्सिमम रेंज होता है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का 30 मीटर हो गया आंसर। आई बात समझ में, अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वो मैक्सिमम वर्टिकली अपवर्ड जितना थ्रो करेगा ना, मैक्सिमम रेंज उसका डबल हो जाएगा। 15 मीटर तक अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर सकता है तो वो मैक्सिमम रेंज 30 मीटर प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो चलो एक और एग्जाम्पल कह लो या इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इनफैक्ट। तो वो क्या है कि एक बच्चा है, और उसने क्या किया कि वो उसका जो मैक्सिमम एफर्ट था, जो मैक्सिमम वेलोसिटी यू से थ्रो कर सकता था, वो यू से ही थ्रो कर रहा है, बट दो अलग अलग एंगल पे थ्रो कर रहा है, दो अलग अलग एंगल पे थ्रो कर रहा है यार। एक में ये ऐसे थ्रो किया, ऐसे आया ये, ऐसे आया देखो। और अगली बार में क्या हुआ कि उसने जो है वो उतना ही वेलोसिटी से थ्रो किया बट कुछ अलग एंगल पे, बस सरप्राइजिंगली ना रेंज उसका सेम आ गया। अच्छा ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है ना, मतलब एक्चुअली, हम्म, थोड़ा सा ज्यादा कम हो जा रहा है, ऑलमोस्ट हुआ है कुछ। चलो ठीक है, तो देखो ये क्या है कि सेम यू से थ्रो कर रहा है, इसने θ1 एंगल पे थ्रो किया, और इस वाले में, येलो वाले में, इसने उतने ही यू से थ्रो किया बट θ2 एंगल पे थ्रो किया, θ2। ठीक है, θ2, इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ,
यू सेम है, यू है सेम, सेम यू से थ्रो किया, बट दो अलग अलग एंगल पे, और दोनों केस में रेंज जो है वो सेम आ गया यार। तो इफ अ बॉल is thrown with same u is thrown with same u if a ball is thrown with same u and at different angles and at different angles theta 1 and theta 2, या आप ऐसे if हटा दो, आप ऐसे लिख लो, a ball is thrown with same u and at different angles theta 1 and theta 2। तो आप लिखो if the range is same, if the range is same, prove that theta 1 and theta 2 are complementary angles। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जी हाँ, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स याद है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 होता है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि इन दोनों केस में यू सेम है, अगर रेंज सेम आ रहा है तो ये दोनों एंगल्स कंप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 आना चाहिए। मतलब अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा 60 आना चाहिए, एक एंगल अगर 40 है तो दूसरा 50 आना चाहिए, एक एंगल अगर 70 है तो दूसरा 20 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि लेट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, एक एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो उस केस में रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे। रेंज कितना आएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। बहुत बढ़िया भाई, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 1 लिख देता हूं, थीटा 1 से थ्रो किया ना, तो साइन 2 थीटा 1 बाई जी, तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। थीटा 1 का वैल्यू तो थीटा ही है, तो थीटा लिख देता हूं। अच्छा, अब सेकंड स्टेप देखो, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, ये कंप्लीमेंट्री बोल रहा है, कंप्लीमेंट्री के लिए रेंज सेम होगा। तो एक काम करते हैं, थीटा 1 का वैल्यू अगर थीटा है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो देख लेते हैं 90 माइनस थीटा के लिए रेंज कितना आता है। तो थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और देख लेते हैं यार रेंज कितना आ रहा है। पहले वाले को R1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को R2 बोलेंगे, तो R2 देखते हैं कितना आएगा। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे तो यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 2 बाई जी, और ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा 2। थीटा 2 के जगह पे कितना बैठा दें, थीटा 2 के जगह पे मेरे दोस्त कितना है, 90 माइनस थीटा। थीटा 2 के जगह 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो देयर फोर R2 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 90 कितना हो गया, ये 2 इंटू 90 हो गया 180 और माइनस 2 थीटा। अच्छा, ये आ गया। अब देखो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको अगर पढ़ना है तो बेसिक मैथ्स के लेक्चर 1 में है, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में अब जाके देख लीजिए। फॉर्मूला होता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। मतलब 180 में कुछ भी घटाओगे ना, जैसे जैसे 180 माइनस 2 थीटा अगर लिख दो तो वो कितना होगा, साइन 2 थीटा। तो अगर हम ये 180 माइनस 2 थीटा ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो कितना हो जाएगा ये, तो R2 की देयरफॉर R2 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और साइन 180 माइनस 2 थीटा को क्या लिख देंगे, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा आ गया, तो R2 कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। और R1 भी तो इतना ही था, R1 भी तो इतना ही था, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू ये R1 हो गया यार। तो R2 इक्वल टू R1 हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।
R2 इक्वल टू R1। क्यों हो गया रेंज सेम? बिकॉज ये साइन 180 माइनस टू थीटा साइन टू थीटा होता है, इसीलिए रेंज सेम आ गया। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ना रेंज सेम होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आप डायग्राम ड्रॉ करो तो ऐसा दिखाते हुए कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम है। हो गया। तो देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा और 45 के लिए मैक्सिमम होता है। तो आप अगर मान लो सेम ही इनिशियल वेलोसिटी से अगर बॉल को थ्रो किया जाए अलग अलग एंगल में, अलग अलग एंगल से थ्रो किया जाए, सेम ही इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा? रेंज जो है वो कुछ ऐसा आएगा। 45 डिग्री पे तो मैक्सिमम होगा रेंज, तो ये 45 डिग्री पे मान लो ये आया, 45 डिग्री पे ये आया, और 45 से कम हो जाएगा मान लो 30 के लिए, 30 के लिए मान लो ये आया, 30 के लिए ये आया। तो 60 और 30 का सेम होगा बिकॉज 30 एंड 60 आर कंप्लीमेंट्री। तो 60 के लिए ऐसा आएगा यार, थोड़ा मुड़ा हुआ है क्या? नेक्स्ट, ये ऐसा, ये 30 और 60 के लिए देखो सेम आ रहा है, 30 और 60 के लिए रेंज सेम। 30 के लिए ये वाला हो गया, और 60 के लिए जो है, 60 के लिए ये वाला हो गया। आई मीन जब मैंने इस इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे 30 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये 45 डिग्री वाले के लिए ये है, जब इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री था तो ये वाला है। और अच्छा, लेकिन इसके लिए 30 और 60 के लिए मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा या डिफरेंट होगा? रेंज तो सेम है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता था, 2u/z, तो होता था 2u साइन थीटा, यू मैं ऐसे लिखूंगा, u साइन थीटा बाई जी। अब थीटा जितना ज्यादा होगा साइन थीटा उतना ही ज्यादा होगा। तो साइन 60 विल बी ग्रेटर देन साइन 30, साइन 60 की वैल्यू ज्यादा होगी साइन 30 से। तो यू सेम ही है दोनों केस में, हर एक केस में यू सेम ही लिया गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा? जिसका एंगल ज्यादा, तो 60 वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। मैक्सिमम हाइट जो है ये आपका है uy² बाई 2z, uy² बाई 2z था, विच इज u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z। तो वो साइन थीटा का स्क्वायर है, तो यहां पे भी साइन थीटा जितना ही ज्यादा उतना ही मैक्सिमम हाइट ज्यादा। साइन थीटा कब ज्यादा होगा? जब थीटा ज्यादा होगा। तो जिसकी थीटा ज्यादा है उसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। पर ये होगा, क्या बोलते हैं, पर रेंज जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये एंगल अगर कर दें 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री के लिए मान लो ऐसा आ गया, ऐसा 15 डिग्री के लिए, 15 डिग्री के लिए ऐसा है। तो 15 का कंप्लीमेंट्री कौन है? 15 का कंप्लीमेंट्री एंगल 75। तो 75 के लिए जो है ना, यार ये तो ऐसा आ गया यार, ये नहीं लेगा, 75 वाला नहीं लेगा ये, इसको ट्रायंगल बना दे रहा है। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए सेम आ रहा है रेंज, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। ये देखो 75 डिग्री के लिए ये वाला हो गया, और 15 डिग्री के लिए ये वाला हो गया। तो देखो 75 और ज्यादा हो गया एंगल, तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कुछ। 20 के लिए, 20 के लिए यहाँ पे हो जाएगा ये 20, ये 70, 20 70 ऐसा। 25, 25 के लिए ऐसा हो जाएगा इधर, 25 का कम्प्लीमेंट्री कितना हुआ? 65, 25 का कम्प्लीमेंट्री 65, तो 65 के लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा 25 65। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक्चुअली एक चीज देखो,
45 के जितना ज्यादा क्लोजर रहेंगे ना ये, लाइक इनिशियल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, 45 के जितना ही ज्यादा क्लोज होंगे, रेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो ये लिख लो आप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है यार, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, वो उसके लिए आप ये एक चीज लिख सकते हो कि इफ थीटा इंक्रीजेस तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस, एंड सिमिलरली इफ थीटा इंक्रीजेस तो मैक्सिमम हाइट इंक्रीजेस। ये लिख ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक एक और अभी बता ही रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये एक एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है ना कि देखो, आप एग्जाम्पल में ही लिख लो या प्रूफ करके लिख लो कि इफ maximum height is same, prove that if maximum height is same, time of flight will also be same. Prove that if maximum height is same, time of flight will also be same. Time of flight will also be same. ये प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है। कि मान लो दो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किए और उनका मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम है। मान लो एक प्रोजेक्टाइल ये है, ये मैक्सिमम हाइट इतना है इसका। दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने ऐसे थ्रो किया, यहाँ पे यू सेम नहीं है, यू जरूरी नहीं है सेम होना, ठीक है। यू सेम नहीं बोला है यहाँ पे। तो जैसे मान लो इसको थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u2 एट एन एंगल थीटा 2, और इसको थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एट एन एंगल थीटा 1। ये वाला एंगल लिया है थीटा 1, ठीक है। तो u1 थीटा 1 और इसका u2 थीटा 2। सो u1 थीटा 1 एंड u2 थीटा 2। पर मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम ही है। मैक्सिमम हाइट सेम दिख नहीं रहा है क्या? दिखा दो, सेम ही है। ये मैक्सिमम हाइट सेम ही है यार, ठीक है। थोड़ा सा चीटिंग कर रहा हूं मैं, दिखा दिया है सेम ही है। अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट सेम ही है, तो आपको ये प्रूफ करना है ना कि T1 इक्वल टू T2 होगा। दोनों में जो टाइम लग रहा है वो सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। अब इसके लिए देखो, फॉर्मूला जो है वो याद रखना बड़ा जरूरी होता है, और मैंने जो फॉर्म बताया था वो फॉर्म में याद रखना बड़ा जरूरी होता है। तो देखो, ये मैक्सिमम हाइट कितना होता है, H1 इक्वल टू H2 बोला है। अब H1 कितना होगा? H होता है uy² 2। H क्या होता है? uy² 2z। तो देखो आप ऐसे लिखो ना, मैक्सिमम हाइट सेम मतलब uy² 2g सेम। मैक्सिमम हाइट होता है uy² 2z, तो यानी कि दोनों का uy² 2g सेम है, ठीक है। अच्छा, 2g तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर uy सेम होना चाहिए। दोनों का क्या सेम होना चाहिए? uy सेम होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, uy सेम होना चाहिए, पता चल गया हमें। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy/z, यानी कि 2/z/uy। अभी 2 और g तो कांस्टेंट है, अगर दोनों का uy सेम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा क्या? तो इफ uy इज सेम तो कैपिटल टी भी सेम होगा, देयरफॉर T1 इक्वल टू T2। तो T1 इक्वल टू T2, ये प्रूव हो गया। तो इवन दो यहाँ पे दोनों का जो इनिशियल जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो अलग है, एंगल अलग है, बट एज लॉन्ग एज देयर मैक्सिमम हाइट इज सेम, मैक्सिमम हाइट सेम है दोनों केस में। ये मैक्सिमम हाइट दोनों केस में सेम है। यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट h है, यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट h है। तो यहाँ पे जो दोनों का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम होगा। ये आई बात समझ में? चलो, हम लोग रेंज की बात कर रहे थे, तो रेंज की बात कर रहे थे। तो देखिए,
मैं क्या बोल रहा था कि अगर इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, 45 के जितना क्लोजर होगा, रेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो ये लिख लो आप, ये आप नोट में या इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख लो कि क्लोजर, if theta is closer to 45, if initial angle of projection is closer to 45 degree, if initial angle of projection theta is closer to 45 degree, तो range will be more and more, range will be more, जितना ही ज्यादा थीटा का वैल्यू 45 के क्लोज, रेंज उतना ही ज्यादा। तो आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, if a ball is thrown with same u, if a ball is thrown with same u, if a ball is thrown with same u, सेम ही इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, बट एट डिफरेंट एंगल, बट एट डिफरेंट थीटा, मान लो थीटा वन इक्वल टू है 37 डिग्री, और थीटा टू जो है वो है मान लो कितना, थीटा टू जो है वो मान लो 52 डिग्री। तो फॉर विच एंगल, फॉर विच थीटा रेंज विल बी मोर, फॉर विच थीटा, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर विल बी मोर, रेंज किसके लिए ज्यादा होगा? ठीक है, चलो ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन हो गया R1 ग्रेटर देन R2, R1 लेस देन R2, R1 इक्वल टू R2, लास्ट हो गया डाटा इनसफिशियंट। डाटा इनसफिशियंट। तो देखिए बहुत आसान है, ये देखो आपको बस क्या करना है ना कि 45 से डिफरेंस देखना है। जैसे देखो 45 माइनस 37 कितना हुआ, 8 डिग्री। तो 45 से कितना डिफरेंस है 37 का, 8। और 52 माइनस 47, 45, 45 से 52 का कितना डिफरेंस है, 7 डिग्री। तो विच इज क्लोजर, सो 52 डिग्री जो है दिस इज क्लोजर टू 45, तो 52 डिग्री जो है इज क्लोजर टू 45 डिग्री। तो 52, तो रेंज फॉर 52 डिग्री जितना ही ज्यादा 45 के क्लोजर, रेंज उतना ही ज्यादा। तो रेंज फॉर 52 डिग्री विल बी ग्रेटर देन रेंज फॉर 37 डिग्री। तो 52 के लिए कौन था, थीटा टू था ना, सो R2 ग्रेटर देन R1, ये आंसर हो जाएगा, R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, ये हो गया। तो ये बात आ गई समझ में। अब आप एक बताओ, लेट अस से यू सेम रखा है, एक में थीटा वन जो है वो दिया है 30 डिग्री, और एक में थीटा टू जो है वो दिया है 55 डिग्री। किसके लिए रेंज ज्यादा होगा, किस केस में रेंज ज्यादा होगा, चलो बताओ तो। ओके हो गया। तो देखिए 45 का 30 से डिफरेंस कितना है, 45 माइनस 30 15 डिग्री, और 55 का डिफरेंस कितना है 45 से 10 डिग्री। कौन ज्यादा क्लोजर है, 45, तो 45 के लिए रेंज ज्यादा होगा। सो रेंज फॉर 55 डिग्री विल बी ग्रेटर देन रेंज फॉर 30 डिग्री। ठीक है, तो क्लोजनेस देखना होता है 45 डिग्री से, 45 के जितना ज्यादा क्लोजर उतना ही ज्यादा रेंज ज्यादा होगा, 45 पे मैक्सिमम होगा। तो रेंज का आ गया समझ में। ओके, तो अब जो बच गया है अपने पास, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, आप चाहे तो थोड़ा पॉज कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। जो भी डेरिवेशंस वाले पार्ट हैं वो हम चाह रहे हैं कि इसी वीडियो में कवर कर लें, तो इसलिए जो है वो
वेलोसिटी निकालना और पोजीशन निकालना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना, वो इसी वीडियो में कर लेते हैं, एक जगह पे सारा डेरिवेशन रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, प्रोजेक्टाइल के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो इसमें, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये हमें बताना है कि प्रोजेक्टाइल में किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर आप इतना समझ गए हो तो अब आपके लिए ये थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। अब आपके लिए थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है यू, एक सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है यू एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है यूएक्स से डिनोट करते हैं उसको, यू कॉस थीटा हुआ। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको हम लोग डिनोट करते हैं यू वाई से, और वो है यू साइन थीटा। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को मान लिया था पॉजिटिव, और इधर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को इधर मान लिया था पॉजिटिव। टी इक्वल टू जीरो पे इसको थ्रो किया है, ये मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन। टी टाइम पे मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, सो लेट अस से टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे एट टाइम टी। ओके, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो वेलोसिटी मान लीजिए इसका इधर है, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो हमें यही निकालना है। तो हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। मान लो ये वेलोसिटी की जो एक्स कंपोनेंट है ये है वी एक्स, और ये वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है, वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है ये है मान लो वी वाई। ठीक है, ओके। तो देखो हमने ये देखा था कि भाई एक्स वाला चीज अलग लिख लेते हैं, वाई वाला चीज अलग लिख लेते हैं। हमने ये देखा था कि वैसे एक्स के लॉन्ग जो है वो वेलोसिटी चेंज होता नहीं है। तो हमने क्या देखा था कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होता है। आपको अगर वो नहीं याद रहता है तो आप सिंपली लिख लो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स। क्यों होता था, बिकॉज एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो होता था। आप ऐसे लिख सकते हो काइंड ऑफ वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो सिंस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो वी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यू एक्स। ठीक है, अच्छा, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, ही तो आप जानते ही हो, है ना। और y के लॉन्ग अगर आप ये काम करो तो y के लॉन्ग मेरे दोस्त क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यू वाई जो है वो कितना था, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा ये आपका। और ए वाई कितना था, ए वाई था माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी। तो वी वाई इतना हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, तो वी वाई भी हमें पता है, यू वाई माइनस जी टी। और बस तो यही हो गया, और क्या, वी एक्स वी वाई मिल गया, और क्या चाहिए जीवन में, इतना काफी है। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स, तो ये हो गया यू एक्स आई कैप, और प्लस वी वाई जो है वो क्या हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो देखो वीडियो जो है आपको स्लो भी लग सकता है, आप फास्ट स्पीड पे देख सकते हो। और स्लो, अब वही है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए मैं स्पीड जो है वो कम ही रखता हूँ। तो ये हो गया यार, वी एक्स और वी वाई निकल गया वेलोसिटी, यही तो था, कहाँ मुश्किल है, ये तो आप पहले ही निकाल के बैठे थे। ठीक है, अब क्या होता है बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब जैसे आपका ये जो वेलोसिटी है, अब देखो कैसा है, ये टेंजेंट धीरे धीरे ऐसा इंक्लाइन होते जा रहा है, ये लेटते जा रहा है, ये तो लेटते जा रहा है, तो बेसिकली ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मान लो टी टाइम पे ये जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। मान लो टी टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो है बीटा। तो हम लोग ये मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि लेट एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी v वेक्टर मेक्स
एंगल बीटा विद द हॉरिजेंटल, विद द हॉरिजेंटल। तो tan बीटा क्या लिखोगे? tan बीटा क्या लिखोगे? देखो मैं ऊपर वाले को ही बना रहा हूं, ऊपर वाला जो चीज है v वाला, उसी को बना रहा हूं। ये v वेक्टर है, और ये बोल रहा है कि भाई मान लो अभी ये हॉरिजेंटल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो हॉरिजेंटल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है। तो आप क्या लिखते हो? tan बीटा क्या लिखोगे? tan बीटा, देयरफॉर tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। और वी वाई के जगह पे आप लिख सकते हो यू साइन थीटा माइनस जी टी, जो आया है अभी। और वी एक्स के जगह पे लिख सकते हो यू कॉस थीटा। तो ये tan बीटा हो गया। अगर कोई बोले कि मॉड ऑफ वी का स्क्वायर क्या होगा, तो मॉड ऑफ वी का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? तो वी एक्स कितना है? यू एक्स। वी एक्स जो है वो है यू एक्स, यू एक्स का स्क्वायर, और प्लस वी वाई जो है वो कितना है? ये है यू वाई माइनस जी टी। आप यू साइन थीटा लिखे उसको। तो मैं दो स्टेप में कर देता हूँ, यू वाई माइनस जी टी, तो इसका स्क्वायर। सो यू कैन राइट मॉड ऑफ वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। सो दिस विल बी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर कितना हो गया सेकंड वाला टर्म? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी। तो देयर फोर मॉड ऑफ वी का स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे? देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर हो गया। सो यू कैन राइट इट लाइक कि मॉड ऑफ वी का स्क्वायर, और सिंपली यू कैन राइट वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ठीक है? तो आप ये लिख सकते हो। ये याद नहीं रखना है, तो इसीलिए मैं इसको ब्लॉक बना के नहीं घेर रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं। तो ऐसे करके वी स्क्वायर मिल गया। और क्या लिख सकते हो आप? एक्चुअली ये सब चीजें पता रहना चाहिए, कि मतलब आप देख करके कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई क्या हो रहा है ये। अब जैसे ये देखो, ये वी है और ये बीटा एंगल बन रहा है, तो आप इसको वी कॉस बीटा भी बोल सकते हो। तो वी एक्स कैन बी कॉल्ड एज वी कॉस बीटा, वी एक्स कैन बी कॉल्ड एज वी कॉस बीटा, और वी वाई कैन बी कॉल्ड एज वी साइन बीटा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि वी कॉस बीटा, वो तो कितने के इक्वल था? यूएक्स के इक्वल था ना, वी एक्स इज इक्वल टू यूएक्स। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि भाई वी एक्स इक्वल टू, आपने क्या देखा था? वी एक्स इक्वल टू होता था यूएक्स। अब वी एक्स जो है वो कितना है? वी कॉस बीटा। तो वी कॉस बीटा, यूएक्स कितना है? यू कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी कॉस बीटा इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है? और ये जो है क्या बोलते हैं, वी वाई। तो वी वाई का वैल्यू हमने देखा था कि वी वाई कितना था? ये था यू वाई माइनस जी टी आया था ना, वी वाई आया था यू वाई माइनस जी टी। तो आप वी वाई को लिख सकते हो वी साइन बीटा। सो वी साइन बीटा इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो बस सब टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये देख लिया आपने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, बस हो गया। तो वेलोसिटी मिल गया हमें एट एनी टाइम टी। आप देख लोगे कि किस फॉर्म में पूछ रहा है ना? आप बोलोगे कि सर इतना सारा चीज आपने लिख दिया, तो करना क्या है, मतलब कौन सा वाला? तो आई कैप जेकब के फॉर्म में बोलेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। बेसिकली तो वी एक्स और वी वाई, हमें वी एक्स पता है कि यू एक्स के इक्वल होता है, और वी वाई हमें ये पता ही है। तो वही चीज है ना, आपसे अगर ये कितना एंगल बना रहा है बीटा के फॉर्म में पूछेगा, तो आप ऐसे कर दोगे कि हाँ भाई ये वी कॉस बीटा जो है वो यू एक्स के इक्वल ही कर दिया, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, ऐसे। और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, यहाँ से ये बीटा के फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है। सो वेलोसिटी मिल गया अपने को टी के टर्म में। बहुत बढ़िया यार, वेलोसिटी भी मिल गया।
कितनी लंबी वीडियो हो गई है, खत्म ही नहीं हो रही। एक्चुअली बच्चों को ना प्रोजेक्टाइल से बहुत डर लगता है। प्रोजेक्टाइल जो है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो इसीलिए मैं मतलब आई एम टेकिंग टाइम कि चलो ठीक है टाइम लग जाए, बट आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो पूरे क्लियर हो जाए। और ये बोलने की बात है नहीं, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हो तो आप तो जानते ही हो कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप क्वेश्चन जो है वो कुछ भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट अपना जो है वो हेडिंग दे दो आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया? पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो गया पाथ। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब देखो, पार्टिकल ये पाथ पे चल रहा है, पार्टिकल जो है वो ये पाथ पे चल रहा है। तो ये पाथ पे चल रहा है, तो इस पाथ को फॉलो कर रहा है वो। तो कहीं पे भी अगर है, मान लो लेट अस से ये अभी पी पॉइंट पे है, उसकी कोऑर्डिनेट है कुछ एक्स और वाई। तो पी पॉइंट पे है, मान लो यहाँ पे आपने ओरिजिन से थ्रो किया था, ओरिजिन 0,0, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ओरिजिन से आपने थ्रो किया था इसको विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा। तो जब ये पाथ पे चल रहा है, तो व्हेन इट इज एट एनी पॉइंट ऑन दिस पाथ, उसका मान लो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई कोऑर्डिनेट है वाई। एक्स और वाई का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग, जैसे मान लो अभी ऑरिजिन से स्टार्ट किया था ना टी इक्वल टू 0 पे, मान लो एट एनी टाइम टी यहाँ पे है ये। सो ये यहाँ पे है टाइम टी, टी इक्वल टू 0 पे यहां से थ्रो किया था। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, कोई बोले कि यार इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई बोले कि अच्छा भाई ये डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हो कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये वाली लेंथ y है, ये लेंथ x है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस x है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y है। तो ये वाली जो लेंथ है ये है y, और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक का, ये है x। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का ये लेंथ है x। तो अब देखिए, पाथ का मतलब होता है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। मतलब आपको एक्स और वाई में रिलेशन बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो हमें एक्स और वाई पता है क्या? वैसे इसके पहले एक और भी चीज था जो हमने ऊपर में लिखा था, बहुत सारे पॉइंट्स क्या क्या फाइंड आउट करना है। उसमें ये भी था कि भाई एक्स निकालना है एट एनी टाइम टी, पोजीशन निकालना। तो पोजीशन निकालना मतलब पार्टिकल का एक्स के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना, वाई निकालना। तो अभी ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ही आ ही जाएगा वो वाला चीज। तो वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, हम लोगों ने देखा है कि भाई ये काम हम लोग एक्स का अलग करते हैं, वाई का अलग करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंस एक्स इज इक्वल टू होता है 0, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? यू एक्स इंटू टी। और यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा। तो एक्स का वैल्यू होता है यू कॉस थीटा इंटू टी। ये तो हम करते आ रहे हैं शुरू से ही। अब तो बिल्कुल आपको ये याद हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं इसमें। तो एक्स ये हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी। और वाई जो है वो सिमिलरली आपने देखा कि वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू है यू वाई है यू साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, टी प्लस हाफ ए वाई। ए वाई जो है वो जी डाउनवर्ड्स है, और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे माइनस जी लेते हैं। और ये टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो देखो, हमें एक्स भी पता है टी के टर्म्स में, वाई भी पता है टी के टर्म्स में। अच्छा, यही हो गया पोजीशन, मतलब जो कोई पार्टिकल का बताया कि अच्छा भाई एक्स के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वाई के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पता है। कोई पोजीशन वेक्टर अगर बोल देगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कोई अगर बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टी टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ ओपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो
अब हमें पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, तो हमें उसमें क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है, टी को गायब करना है। तो टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टी को उठा लो, टी का वैल्यू, और उसको सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो, तो टी हट जाएगा सीन से, टी गायब हो जाएगा, तो रह जाएगा बस एक्स और वाई में रिलेशन, और उसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो ये काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन जो टी की वैल्यू है वो है एक्स बाई यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू है एक्स बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेंगे सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। तो सब्सटीट्यूटिंग टी इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में टी का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इंटू टी के जगह पे बैठा देना है एक्स बाई यू कॉस थीटा, और ये कितना है, प्लस हाफ इंटू माइनस जी, और टी का स्क्वायर इसके जगह पे आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, यू और यू कट गया, तो यहां से y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये यू है यार, मेरा वो आदत ठीक नहीं हो रहा है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक्स और वाई में रिलेशन, तो यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आप लिख लो अपने नोट्स में, और ये जो है ना, ये जो एक्स और वाई में रिलेशन है मेरे दोस्त, ये आप देखोगे कि एक पैराबोला का इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैसे, हमने देखा था पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था, पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता था, लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा कुछ। उसमें क्या होता है ना, दो वेरिएबल्स हैं, और एक का मैक्सिमम पावर होता है 2, और दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है 1। जैसे यहाँ पे y का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इस वाले में x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो ये दोनों पैराबोला का इक्वेशन। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और y का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ। तो ये आपको याद रखना है भाई कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा, तो ये पैराबोलिक पाथ इसको बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा था, खासम खास क्या था इसमें, खास ये था, ये एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो आप हमेशा ये याद रख सकते हो कि भाई अगर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप प्रूफ करना, तो जरा वीडियो पॉज करके प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैन बी रिटन एज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी can be written as y equal to x tan theta, y equal to x tan theta 1 minus x by r, where r is range। ये प्रूफ करो, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ब्लॉक बना के घेर लो, स्टार मार्क लगा दो, और वीडियो पॉज करके ये प्रूफ करो। आसान है, कुछ नहीं, आर का वैल्यू डाल दो, देखो आता है कि नहीं, या फिर एक्स tan थीटा कॉमन ले लो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, देखो क्या आ रहा है। तो देखिए,
ये बहुत आसान है। इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी आपने देख रखा था कि y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना है आपको ये वाला। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है बट याद रखना है। तो ऊपर वाले रिजल्ट में क्या प्रूफ करना था, x tan थीटा वन माइनस एक्स वाई आर, मतलब साफ है कि x tan थीटा कॉमन लेना है। तो आप इसमें से x tan थीटा को कॉमन ले लो। तो पहला टर्म तो हो गया वन, और माइनस हाफ जी ये हो गया इतना, और एक्स टेन थीटा कॉमन लिया था तो इधर वन बाई एक्स टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपका ये x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा x से, तो यहाँ पे x आ जाएगा और बाकी डिनोमिनेटर से x हट जाएगा। टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दो, तो यहाँ से ये कॉस थीटा से ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये बच जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और ये टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी एक्चुअली रेंज का फॉर्मूला है, याद करो। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ये लिखते थे ना आप, r इज लिखते थे क्या, यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा बाई जी, ये लिखते थे ना। तो ये साइन टू थीटा जो है वही तो है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और इंटू यू स्क्वायर बाई जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। तो देयरफॉर हो गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। इस फॉर्म में भी आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस फॉर्म में रहने पे, मतलब ये फॉर्म याद रहने से बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का सब कुछ देखा इस वीडियो में। और प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ है इसमें। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं रहेगा, कुछ ऊपर से अगर थ्रो किए बॉल को, सेम लेवल प्रोजेक्शन नहीं है, उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम कैसे निकालना है, पोजीशन कैसे निकालना है, मेथड सेम रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा कर लिया है तो नेक्स्ट वाला जो है वो भी आपको बहुत फिर बढ़िया है, बहुत आसानी से हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और फिर जो है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल का सेकंड वीडियो आप देख लीजिएगा, और वो काइनेमेटिक्स का होगा लेक्चर नंबर 13। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।